आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से इस कवायद में जुट गई हैं। लेकिन बात करें पूर्वांचल की, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का बड़ा महत्व है। पूर्वांचल की 156 सीटों पर सभी पार्टियों की पैनी नजर है, जिसे एक बड़ी लड़ाई के रूप में भी माना जा रहा है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। पूर्वांचल पर फोकस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ से अमित शाह ने शुरुआत करते हुए पूर्वांचल के मिर्जापुर को करोड़ों की सौगात दी। मिर्जापुर में अमित शाह ने एक तरफ विंध्याचल कॉरिडोर की आधारशिला रखी, तो वहीं मां विंध्यवासिनी तक जाने वाले रोपवे का भी उन्होंने लोकार्पण किया। मिर्जापुर से पहले लखनऊ में अमित शाह ने स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास किया। यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि विपक्ष ने हमसे जनता के साथ हमेशा से उन्होंने झूठे वादे किए हैं, जनता को सिर्फ छला है। वहीं अमित शाह ने पूर्वांचल दौरे को लेकर विपक्ष में हलचल मची, इस बात का जिक्र किया। फिलहाल पूर्वांचल में किसकी फतह होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। ये तमाम बड़े सवाल हैं, जिसके साथ 156 सीटों की बड़ी लड़ाई, पूर्वांचल में बड़ी चढ़ाई, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष का पूर्वांचल आघात, शाह देंगे क्या बड़ी मात? बीजेपी की सियासी लड़ाई, पूर्वांचल में बड़ी चढ़ाई। लखनऊ में अमित शाह और सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और क्या कुछ उनका कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी। यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। तो तीन बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर खुद सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान कई अन्य नेता भी वहां पर मौजूद रहे। मिर्जापुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी सौगात मिर्जापुर के लिए वो लेकर पहुंचे। इसके अलावा वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े दौरे, इन सब के बीच मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते हुए भी गृह मंत्री नजर आए। इस दौरान सीएम योगी वहां पर मौजूद रहे। तो ये पूरा बड़ा कार्यक्रम उनका रहा, जहां पर अमित शाह ने संबोधित भी किया। इससे पहले आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकनी भी शुरू कर दी है। उसी की बानगी ये बड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रविवार को यानी कि आज लखनऊ भी पहुंचे, मिर्जापुर भी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाई हमने। अमित शाह ने यहां पर सरोजिनी नगर में 50 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह के पूर्वांचल दौरे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। अब जब भारतीय जनता पार्टी को संसद के अंदर जवाब न देना पड़े, इसलिए वो भागकर उत्तर प्रदेश में आकर छिपे। पूरा देश और प्रदेश गृह मंत्री को जान चुका है कि वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हो चुके हैं, अक्षम हैं। उनकी अक्षमता की वजह से आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं भाजपा सरकारों के राज्यों में, और सरकार और गृह मंत्री सो रहे हैं।
कमाल है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का। उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई। सरेआम यहाँ महिलाओं का चीरण होता रहा, किसान धरने पे बैठा रहा, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते रहे। कभी उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान नहीं आया, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं हुई। अब चूंकि चुनाव आ गया है तो उत्तर प्रदेश में आने लगे। कमाल है, उत्तर प्रदेश की याद आ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता है, उसको सब याद है। वो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो अमित शाह यहां पर विंध्याचल पहुंचे हैं। हालांकि फोकस पर पूर्वांचल है। 156 सीटों की बड़ी ये लड़ाई मानी जा रही है और पूर्वांचल में किस तरीके से इस लड़ाई में फतह हासिल की जाएगी ये की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाह की मिशन 2022 पर नजर है। मिर्जापुर वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां पर कुर्मी, कोल, बेन और ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का कुर्मी और कोल बिरादरी में अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल और इस दौरान वो भी उनके साथ मौजूद रही। आपको तस्वीरें भी लगातार हमने दिखाई जहां पर अनुप्रिया पटेल को हाल ही में केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है, तो बड़ा ओहदा उनको दिया गया है। कुर्मी और कोल मतदाताओं को साधने की यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री की जो नजर है यहां पर मिशन 2022 पर साफ नजर आ रही है। इन सबके बीच अनुप्रिया पटेल की उनके साथ मौजूदगी इस बात को साफ करते हुए। तो की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मिशन 2022 में फतह हासिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरीके से फोकस्ड भी नजर आ रही है। तमाम पार्टियां इसी जद्दोजहद में जुट चुकी हैं। आपको बता दें कि आने वाले साल में विधानसभा 2022 का चुनाव होना है। ऐसे में समीकरण आपको समझाते दें। कहां पर 15% ब्राह्मण है, अमेठी, कानपुर, बलरामपुर, महाराजगंज, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर 15% ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण जाति के लोग यहां पर रहते हैं और यही वजह है कि बेहद महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों को माना जा रहा है। अमेठी का क्षेत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इसके अलावा कानपुर का क्षेत्र भी शामिल है, बलरामपुर भी इसमें शामिल है, तो वहीं महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया भी इसमें शामिल है। तो बेहद महत्वपूर्ण इस चुनावी जंग को माना जा रहा है क्योंकि 156 सीटें ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है, बड़ी सीटें हैं। हालांकि चुनौती जो है वो बहुत ज्यादा करारी हो सकती है क्योंकि विपक्ष भी लगातार यहां पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही शामिल है। आपको बता दें कि इसमें कुर्मी, कोल, बिंद और ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। तो इन वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि अमित शाह मिशन 2022 पर अपनी पैनी नजर लगा चुके हैं और उसी के जरिए इस पूरे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी पर खास चर्चा, बड़ी बहस में आज हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एमएच खान नेता है बीएसपी के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ ही आलोक वर्मा जी, जिस तरीके से 156, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसमें लगी हुई है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा होने वाला है अमित शाह का, क्या लगता है कि इस दौरे से जीत के दरवाजे खुलेंगे? देखिए, केवल अमित शाह जी हमारे बड़े नेता हैं, उनका दौरा हमारे लिए मायने रखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो मायने रखती है वो उत्तर प्रदेश का विकास है जी। 19 मार्च 2017 को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने थे 5 साल के लिए, तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी कुछ रास्ते उन्होंने तय कर लिए थे। पहला रास्ता तो ये था कि उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। नंबर दूसरी बात जो तय थी कि भ्रष्टाचार को हमें पूरी तरीके से खत्म करना है। और सबसे बड़ी चीज है, जो उत्तर प्रदेश में माफिया राज फैला हुआ था, हर तरफ जो गढ़ बट गए थे, अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग माफिया राज करते थे, उसको पूरी तरीके से निस्तारभूत करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 4 साल का, हालांकि कुछ वक्त बहुत बुरा बीता कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन 4-4.5 साल का जो वक्त मिला योगी आदित्यनाथ जी को, अपनी जो संकल्पना उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्पना बनाई थी उत्तर प्रदेश के लिए, उसी दिशा में काम किया। जैसे मसलन हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, शुरुआती दौर में जब हमें उत्तर प्रदेश में विरासत के तौर पर 2017 में कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हमको विरासत में मिले। योगी आदित्यनाथ जी ने जब पहली मीटिंग की अपने अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज चाहिए। 32 मेडिकल कॉलेज सरकारी होने थे और उनमें से 9 बनके पूरी तरीके से तैयार हैं और अगले कुछ महीनों में बाकी मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो जाए। आज हालात ये है कि अधिकतर जिलों में कुल मिलाकर 16 जिले छोड़ दिए जाएं
तो अधिकतर जिलों में 75 जिलों में 16 जिले छोड़ करके बाकी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज है। ये हमारी बड़ी लड़ाई थी और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमने देखा है वो कोविड की लड़ाई में, हालांकि ये सामने भी निकल के सामने आया कि जो मेडिकल कॉलेज है, जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा काम आया हमारे लिए लड़ाई में कोविड के खिलाफ। और उसी का नतीजा है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज वैसी स्थितियां हमारी नहीं है जैसे केरला की है, महाराष्ट्र की है और दूसरे इलाकों की है। आज हम कम से कम बहुत बेहतर कंडीशन में है। हर रोज कोविड हमारे पास दोबारा आया कि नहीं आया, इसकी जांच हम कम से कम 2-3 लाख टेस्ट रोज करते हैं। और जो रिपोर्ट है आपको जानकर खुशी होगी, 0.001 की पॉजिटिव रिपोर्ट है। अधिकतर मामले जो है निगेटिव निकल के सामने आते हैं। तो ये हमारी एक अपने आप में सफलता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज थी माफिया राज को खत्म करना। उत्तर प्रदेश में वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2017 तक अलग अलग इलाके, कहीं जो है मुख्तार अंसारी राज करते थे, कहीं अतीक अहमद राज करते थे। इलाहाबाद के इलाके में उनका अपना राज था, पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को जब योगी सरकार आई तो भाग के दूसरी जगहों पे जाना पड़ा और कई लोगों को हम खींच करके उत्तर प्रदेश की जेलों में लेकर आए। तो कुल मिला के हमने जो पहला काम किया वो माफियाओं को खत्म करने का काम किया। जमीनों पर उन्होंने जो कब्जा किया, आज आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं 142 एकड़ जमीन पर, तो किसी माफिया के कब्जे में थी। प्लॉटिंग वहां पे हो रहा था, उसे खाली कराया गया और वहां पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। कुल मिला के हमने 4-4.5 साल के अपने पूरे वक्त में करीब 1500-1600 करोड़ की जमीन जो है खाली कराई है, माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई है। तो कुल मिला के इस तरीके के काम लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास के जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विंध्यवासिनी देवी का काम इतना सब कुछ काम अगर योगी सरकार ने किया है तो संभवतः जीत के रूप में वो प्रसाद भी आपको 2022 में मिलेगा और वो तस्वीर तब हम जरूर देखेंगे। इस बीच आरपी सिंह साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि अभी आलोक वर्मा जी ने कहा कि हमने कोविड में बेहतरीन मैनेजमेंट किया, माफिया राज को हमने खत्म किया, तमाम बातें जो अमित शाह ने भी अपने संबोधन के जरिए कही वो रिपीट करते हुए नजर आए। लेकिन कोविड का चूंकि शुरुआती जिक्र हुआ तो उसी को लेकर सवाल भी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अमित शाह जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोविड पर जो मैनेजमेंट किया है वो एकदम सटीक रहा है और जीत के रूप में जनता उसका इनाम भी देगी और विपक्ष की करारी हार होगी। लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव वो तो कह चुके हैं कि 300 पार आप जीतेंगे, तो ये कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि दम तो यहां पर जीत का अमित शाह भर रहे हैं। रंजना, ये सौदागर हैं और ये सपने बेचते हैं और तोते की तरह फॉर्मेट बनाकर 2 पेज का अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को थमा देते हैं और वो ये तोते की तरह वही बात रटते हैं। आज पूरा देश जानता है कि 50 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना से उत्तर प्रदेश में हुई। जो इक्विपमेंट्स खरीदे गए उसमें दलाली खाई गई, जिसकी कीमत 425 रुपए थी, 9,700 रुपए उसके पेमेंट लिए गए। जो 2,000 के इंस्ट्रूमेंट थे उनके लिए 18,000 रुपए का। ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग तड़प तड़प कर मर गए। लखनऊ के अंदर जिस तरह से शमशान, 32 शमशान फुल थे, शमशानों को ढकने में सरकार लगी थी, न कि मदद करने में यह सरकार थी। इनके मंत्री और मुख्यमंत्री अपने घरों में कैद थे। भारत के गृह मंत्री ने एक बार उत्तर प्रदेश का कुशल क्षेम नहीं पूछा। भारत के प्रधानमंत्री घर में दुबके रहे, एक बार उन्होंने कुशल क्षेम नहीं पूछा। आज जब 4-6 महीने चुनाव रह गया तो बड़ी बड़ी बातें, ये वही अमित शाह हैं। जब झारखंड में उन्होंने कहा कि सरकार डंके की चोट पर हम बनाएंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके पास संसाधन नहीं थे, इनको बैकफुट पर ठेलने का काम किया और इनके सगोत्री रघुवर दास गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में निर्दलीय बाबू सरयू राय से चुनाव हार गए। उसके बाद ममता दीदी को इन्होंने चुनौती दिया। आदित्यनाथ जब पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा 2 मई दीदी गई। केशव प्रसाद मौर्य गए, 2 मई दीदी गई। अमित शाह ने कहा देखिए, एक तरफ लाशें गिर रही थी उत्तर प्रदेश में, एक तरफ महाराष्ट्र में लाशें गिर रही थी कोरोना से, अब प्रधानमंत्री कह रहे थे देखिए देश की सबसे बड़ी रैली, ये संवेदनहीन लोग हैं, ये मानवता के ये लोग दुश्मन हैं, ये सौदागर हैं। और फिर से ये जो उत्तर प्रदेश सरकार झूठ बोलती रही, मुख्यमंत्री झूठ बोलते रहे। 112 करोड़ का पेमेंट
जो मठ है उसको तो अगर उसकी सड़क पर दुकानें गिराई गई 112 करोड़ का पेमेंट तो आदित्यनाथ जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन वहां के व्यापारियों को 10 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है। गोरखपुर पानी में डूबा हुआ है, आजमगढ़ डूबा हुआ है, इटावा डूबा हुआ है, गाजियाबाद डूबा हुआ, बरेली क्षतिग्रस्त है, मिर्जापुर क्षतिग्रस्त है। और सबसे बड़ी बात जो जिसको क्वेटो बनाने की बात ये सरकार करती है, वो बनारस भी डूबा हुआ है। वेटिकन सिटी की तरह शहर के अंदर सीवर उपना रहे हैं और नाव चल रही है। ये झूठे लोग हैं, इनकी बातों में जनता आने तमाम वाली नहीं आरोपों के सवाल आलोक वर्मा जी से लिए क्या जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो 50 रुपए एक मिनट हाँ, कहिए आईपीसी 50 रुपए जो डीजल था 100 रुपए पहुंचाने का काम किया, 350 रुपए जो सिलेंडर था 950 रुपए पहुंचाने का काम किया। महंगाई भारत को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे 2014 से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक शानदार फतेह हासिल कर रही है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2017 में किस तरीके से उन्होंने टक्कर किया, भूल गए क्या? आरती सिंह साहब ने देखा नहीं क्या? समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव बहन बेटियों के साथ। ठीक है आईपी सिंह जी, ठीक है आईपी सिंह जी रुक जाइए, ठीक है। लेकिन हाल क्या हुआ? आरती सिंह साहब ठीक है आईपी सिंह जी रुक जाइए। आपने अपनी बात कही, आपके तमाम सवालों के जवाब आलोक वर्मा साहब से। आलोक जी आप भी रुक जाइए। एमएच खान साहब मैं आपका रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से, ठीक है आईपी सिंह जी आपने अपनी बात रख दी। आईपी सिंह जी रुक जाइए, और मेहमान भी हमारे साथ हैं, क्या कर रहे हैं आप? बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। और जांच एजेंसियों के ठीक है आईपी सहारे सिंह जी। चलने वाली ये सरकार 50 लाख हमारे कार्यकर्ता सर बोलने दीजिए ना 75 जिलों सर, में अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं, बिखरे हुए हैं। आप ही के साथ ही ये सब वो भी आरोपी लगाएंगे। रुक जाइए, उनके आरोप भी सुन लेते हैं। पार्टी ने रुक जाइए मोर्चा आईपी सिंह संभाल जी। लिया है। ठीक है और आईपी सिंह भारतीय जी। जनता पार्टी को 40 सीटों पर समेट देंगे। 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता इसे नोट डाउन समेटने कर वाली लेती हूँ, है। मैं भी इसे नोट डाउन कर लेती हूँ। एमएच खान साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गृह मंत्री जब पहुंचे, संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी को दंगों का राज्य कहा जाता था, लेकिन अब जब से योगी सरकार आई है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ट्रैक में है। तो 2017 का जब वो जिक्र करते तो सीधा आरोप आप पर भी लगाते हैं। देखिए आपने भी कहा कि और लोग भी आरोप ही लगाएंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं हकीकत बयान करता हूं। हकीकत को सुनिए। अमित शाह की गिनती शुरू कर दीजिए आप। आज पहली बार उत्तर प्रदेश में आए हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी बार गए अमित शाह? अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना ही अच्छा काम किया है तो अमित शाह को आने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत आन पड़ गई अभी से? क्यों इतने एमएलए की गिनती करवा रही हैं आप? कितने एमएलए पर फर्क पड़ जाएगा? अमित शाह का आना और 2-3 महीने के बाद चुनाव होना है, 3 महीने के बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। क्या मतलब लगता है इसका? चुनावी स्टंट, चुनावी सगुफा, इसका मतलब कुछ नहीं है और जनता जान चुकी है। जब महंगाई से किसान त्रस्त हो गया, जब महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो गया, जब महंगाई से इस तरह की हत्याएं, इस तरह की चीजें आने लगी कि आदमी 10 रुपए का आलू जो है 20 रुपए में खरीदने लगा, तो आदमी जिंदा कहां रहेगा साहब? आदमी को जिंदगी से मौत मार दिया। आप गिना रहे हैं, एक एक्सप्रेस वे बता दीजिए कि कोई बनाया हो इन्होंने? एक एक्सप्रेस वे बता दें कि हमने 5 साल में एक्सप्रेस वे बनाया। ये 150 गज जमीन, 500 जमीन, ये सब हवाई बातें अब जनता समझ चुकी है। देखिए इनका जो 100 रुपए का पेट्रोल डीजल है उस पर 65 पैसा वैट ले रहे हैं ये जी। किस बात का ले रहे हैं भाई? आप जनता का खून चूसेंगे आप शराब पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे हैं? आप सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप उस पर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? टैक्स लगाते हैं कि बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? आप गुटखे पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे हैं? आप तो टैक्स उस पर लगा रहे हैं जिसमें आम जनता की कमर टूट जाए, और कमर टूटने के बाद वो इस लायक ना रहे कि वोट भी दे सके, वोट की लाइन में न लग सके। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में जो नंगा नाच हुआ है लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, 50 हजार का गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा था उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने लखनऊ के डीएम को फोन किया, उसने फोन का रिसीव कर नहीं किया और कहा कि नहीं हमारे सामने ही सड़कों पर लोग मर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? आज डीएम वो मौजूद है यहाँ पर, वो डीएम को हटाया तक नहीं, इसलिए हटाया कि वो उनके मर्जी का काम कर रहा था। अरे भाई कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को जान लोगे आप?
और आप स्पीच छपवा रहे हो कि फला ने कह दिया, ढकाने। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है मैडम। जमीनी हकीकत, जनता परेशान त्रस्त है, चाहती है जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए, इनको विदाई दे दी जाए और 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और सुश्री मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या आपकी तरफ से भी लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो दौरे हैं ये चुनावी स्टंट है, लेकिन कम से कम कुछ किया तो जा रहा है पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता का जो सूखा सालों से पड़ा चला रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसे उसको यहां पर खत्म करेगी कांग्रेस? आपका रोड मैप क्या है, आपकी तैयारी क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये इशू ही नहीं है। चुनाव में सब लोग आएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हर महीने में 2-3 बार आएंगे, और आदरणीय अमित शाह जी 10-12 बार आएंगे। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों की, वो सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो नीति है उसके चलते हमारे जनता की हैसियत एक बनियान और हवाई चप्पल खरीदने की नहीं बची है उत्तर प्रदेश में। करोड़ों लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए, लाखों वित्त विहीन टीचर हैं जो 2 साल से वेतन नहीं पा रहे हैं। पुलिस स्टेट बना दिया है उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां किसी जन मुद्दे को लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर नहीं उतर सकती। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं एक रात पहले ही, 500 पुलिस लगा करके। तो ये जो अराजकता उत्तर प्रदेश में बनाई गई है पुलिस के माध्यम से, और जो जनता की रीढ़ तोड़ दिया है इन्होंने, महंगाई से, बेरोजगारी से, जो इनका पुलिसिया आतंकवाद है उससे, इन चीजों के बारे में अमित शाह जी क्या करते हैं? ठीक है, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? नहीं, ठीक ब्रजेंद्र सिंह जी, लेकिन एक विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के नेता होने के तौर पर, विपक्ष की पार्टी के प्रवक्ता होने के तौर पर आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है? आपके नेता अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश? राहुल गांधी कब पहुंचेंगे? कांग्रेस ही लड़ती रही। राहुल गांधी कब पहुंचेंगे जनता के बीच में? प्रोटेस्ट करते रहे ब्रजेंद्र सिंह जी, में हनी सड़कों पर रहे। ब्रजेंद्र साहब, आप ये बताइए राहुल गांधी कब पहुंचेंगे? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंच जाएंगे, अब चुनाव से पहले हर कोई पहुंच जाएगा, राहुल गांधी जी पहुंचेंगे? बिल्कुल आएंगे, उनका स्टेज क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, आजकल किसान आंदोलन में थोड़ा सा व्यस्त है तो समय लग सकता है। आलोक वर्मा, लगातार आप पे कई आरोप लगे, आपने भी सुना, लेकिन बड़ा आरोप यहाँ पर आईपी सिंह जी ने लगाया कि सपनों के सौदागर हैं आप, जनता को छल रहे हैं। ये बड़ा आरोप और गंभीर आरोप है। आईपी सिंह बोलना जानते हैं, अच्छी तरह बोलेंगे, पुराने नेता हैं, मंची नेता हैं, भाषण देना जानते हैं, लेकिन कभी हकीकत देखते नहीं। एक खास चश्मा उन्होंने लगा रखा है, उस खास चश्मे से कुछ खास चीजें दिखती हैं, बाकी चीजें उनको दिखती नहीं। कोविड पीरियड में किस तरीके से हमने काम किया, भी बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, आज वो सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो कहीं योगी जी ने जिस तरीके से काम किया उत्तर प्रदेश में, योगी जी के लोगों ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ ने, ग्रामीण इलाकों में, बीच में मत बोलिएगा मित्र, बीच में मत बोलिए, मैं बोल नहीं रहा था आपके बीच में। आप बहुत शानदार। आईपी सिंह जी बोलने दीजिए, आईपी सिंह जी बोलने दीजिए। कभी आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात नहीं की। आपने कभी नहीं पूछने की जहमत गवा रखी कि राहुल गांधी कहां चले जाते हैं अचानक किस लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को पैटर्न की राजनीति उन्होंने बना ली, कभी आप नहीं पूछने। चलिए ठीक है, रुक जाइए, आप सभी के पास लौटूंगी और चर्चा लगातार जारी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे इस वक्त की सुर्खियों के लिए। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिर्जापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए, विंध्याचल कॉरिडोर की भी रखी आधारशिला। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने किया फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास। अमित शाह बोले, सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त की, कोरोना से टीम योगी अच्छी तरीके से निपटी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले दंगा प्रदेश था यूपी। पूरे प्रदेश से माफियाओं और गुंडों की 1584 करोड़ की संपत्ति को किया गया जब्त। ब्राह्मण वोटरों को जुटाने में लगी बीएसपी। आगरा में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। कार्यक्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा शामिल। एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से आपको बता दूं, आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आईपी सिंह हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह और एमएच खान साहब हैं बीएसपी की तरफ से। आलोक जी, सुर्खियों पर जाने से पहले आप अपनी बात को रख रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि 2022 का नतीजा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पिछले 4-5 सालों का और उससे पहले का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। 2014 से लगातार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2017 के इलेक्शन में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, नतीजा क्या निकला आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अभी हाल में कुछ समय पहले 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता को पता नहीं क्या सूझा, फिर उनके दिमाग में एक सेक्स चिंदी के सपने आए, उनके दिमाग में कहीं हसीन सपने आए, आंखों में हसीन सपने। लेकिन आलोक वर्मा जी सुनिए, गृह मंत्री जब पहुंचते हैं और संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैं जब भी आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कोविड के दौरान घर याद नहीं आया, ये आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है और ये जायज भी इसलिए क्योंकि तस्वीरें ऐसी देखने को नहीं मिली। गृह मंत्री कब थे, कहां थे उस वक्त? भाई उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री पूरे भारत के हैं, बहुत सारे मसले उनके पास थे। उत्तर प्रदेश संभाल रहा था पूरे तरीके से। आज अगर भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हमारी आबादी है, 22-23 करोड़ की आबादी है और योगी आदित्यनाथ जी सक्षम है। बहुत सवाल ये है कि घर कोविड में क्यों नहीं याद आया? गृह मंत्री जी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां। ये तो वो दौर था ना जब, ये तो वो दौर था ना कोविड के दौरान कि हर कोई अपने घर लौट कर वापस जा रहा था और गृह मंत्री तो अपने घर भी नहीं लौटे। आज बेहतर हुए हैं देश भर में। अगर आप आलोक जी, ये तो वो दौर था, आपने लॉकडाउन लगाया था, आपने नाइट कर्फ्यू लगाए थे, ये कहकर के अपने घरों में ठहरिए। गृह मंत्री जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मेरा घर जैसा है, घर जाता हूं ऐसा लगता है वहां पर जब जाता हूं, तो घर क्यों नहीं लौटे वो? जब विपदा आती है वो राजनीति का समय नहीं होता, जब विपदा आती है तो काम का समय होता है। गृह मंत्री जी भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, आईपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आईपी सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमुख्यमंत्री है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उस मसले को संभालने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से और भारत के गृह मंत्री थे और यही योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट राजनाथ सिंह को एक बार भी रिसीव करने नहीं जाते थे। राजनाथ सिंह को इग्नोर किया जाता था जब तक अमित शाह भारत के गृह मंत्री नहीं हुए, जब तक राजनाथ सिंह हट नहीं गए गृह मंत्री के पद से, तब तक एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके स्वागत अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट नहीं गए, उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, क्या इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या किसी ठाकुर प्रत्याशी के नाम पर पिछड़ों से वोट मांगा जाएगा? क्या ठाकुर के नाम पर दलित समाज से वोट मांगा जाएगा? क्या ठाकुर चेहरा इनका उत्तर प्रदेश में होगा? क्योंकि हमने देखा है 2002 में, हमने देखा है 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने जब ठाकुर चेहरा दिया, राजनाथ सिंह को चेहरा दिया, 15 साल 4 सीटों के लिए तरसती रह गई ये भारतीय जनता पार्टी। 8 सीटें लोकसभा की और 40 सीटें विधानसभा की, यही इसके झोली में आती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है, क्या पहाड़ी ठाकुर के नाम पर बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएगी? और जवाब देना होगा। ये कहां थे
ठीक है आईपी सिंह जी ठीक है। और ये एमएच खान साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जब पहला स्टेटमेंट आप दे रहे थे, आईपी सिंह जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए, और लोग भी हमारे साथ हैं और मेहमान भी हैं। जीतने जा रही है, ठीक है आईपी सिंह जी, यही अमित शाह झारखंड में, यही अमित शाह दिल्ली में 362 सांसदों को उतारा था। क्या हुआ? ढाक के 3 पात रही बीजेपी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। आईपी सिंह जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए, एमएच खान साहब का रुख करूंगी मैं। आप दोनों रुक जाइए। आलोक वर्मा जी, आपके पास मैं लौटूंगी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें जवाब आप ही को देना है। आईपी सिंह जी, आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आईपी सिंह जी, आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। किस तरीके से आपकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार साबित होगी? आप प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं और आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। ठीक है आलोक जी, आप रुक जाइए, आप रुक करूंगी। एमएच खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जब पहला स्टेटमेंट आप दे रहे थे तब आपने ये कहा था कि तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और ये चुनावी स्टंट है। इस पूरी दौरे को आपने, ये तो तमाम यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, उसको आपने चुनावी स्टंट कहा है। लेकिन आगरा में जो संबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर बीएसपी की तरफ से किया गया, उसको भी क्या आप चुनावी स्टंट कहेंगे? क्यों आज पहली बार आगरा से शुरू हुआ है क्या? हमने तो अयोध्या से शुरू किया, तो सारे लोग आप प्रमुख सम्मेलन शुरू कर दिए। लेकिन आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि ये तो चुनावी स्टंट है। तो क्या आपकी तरफ से जो आप कह रहे हैं कि ये पहली बार शुरू हुआ है, मतलब जो जब से शुरू हुआ है तब से चुनावी स्टंट कर रहे हैं क्या आप जरा मुझे बताइए कि जो सरकार 5 साल तक अपने पद पर बैठी हो और 5 साल तक कुछ न किया हो और 4 महीना बच जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? 4 महीना बचने के बाद आपने उद्घाटन की, शिलान्यास की झड़ी लगा दी, तो क्या मतलब इसका हुआ? अभी तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि हमने दलित समाज के लोगों को इतना मंत्री बनाया, पिछड़े समाज के लोगों को इतना मंत्री बनाया। ठीक है, हम मान रहे हैं कि वो चुनावी स्टंट है। ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान भी लिया, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो क्या है? क्या वो भी चुनावी स्टंट है? इस बात को आप मानेंगे? आप किसी भी वक्ता, क्योंकि दूसरी पार्टी का नेता अगर पहुंच रहा है, सौगात दे रहा है जनता को, तो वो चुनावी स्टंट है, और जो आप आगरा में कर रहे हैं वो चुनावी स्टंट नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, बीच में टोकिए नहीं। आप हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको कंटिन्यू करने का पूरा मौका दूंगी। मैंने एसपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी पूरा समय दिया, आपको भी दूंगी। बीजेपी से बोलते हैं, जब बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं तो चुपचाप बैठी रहती हैं आप। जब समाजवादी पार्टी को प्रवक्ता बोलता है चुपचाप बैठी रहती हैं आप। देखिए, ये आरोप मुझ पर लगाने से अच्छा, ये आरोप मुझ पर लगाने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप थोड़े से स्पष्ट होते और जवाब दे पाते। आपके पास हाँ या ना का जवाब नहीं है तो आरोप आप उल्टा मुझ पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आपके कम पड़ गए, आप आरोप मुझे मेरे लिए लेकर बैठे हैं यहाँ पर। कितना समय मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दिया और कितना समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया है, अच्छे से आप जान रहे हैं। बावजूद इसके आपके पास मेरे हाँ या ना का जवाब नहीं है, तो आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं। होता है इतने 23 करोड़ जनता के लिए होता है, सत्ता से बाहर आपने बात पूरी देखिए, आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है और यही वजह कि जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो है वो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो एक फॉर्मेट चला आ रहा है ना, आप भी यही करते हैं। पिछले कई चुनावों में आपने किया होगा, भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है, बीएसपी भी यही कर रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जनता के इशू को विपक्ष उठाता है। हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, हम लोगों का जो जीना मुश्किल हुआ है उत्तर प्रदेश में उस पर बात कर रहे हैं, किसानों की दुर्दशा पर बात कर रहे हैं। और ये करना विपक्ष का नैतिक दायित्व है, ये फैशन परेड नहीं है। हमारे यहाँ महिला को, विधायक को चीरहरण किया जाता है, नामांकन नहीं करने दिया जाता है, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगे या ना लगे, तो जो दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में, अब देखिए लगातार बोल रहे हैं, इसमें बोलने से क्या फायदा? ठीक है आलोक वर्मा जी, जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहे हैं राजनीतिक, बुला लीजिए तब मैं बोलूं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका सवाल हो गया पूरा। अरे भाई, दो बार 3 बार थोड़ी साथ बोलेंगे। आप भी बोलिए, वो भी बोले, हम भी बोले। चलिए ठीक है ब्रजेंद्र जी, कंप्लीट कीजिए। है तो डिबेट न कराइए। नहीं ठीक है, कंप्लीट कीजिए ब्रजेंद्र जी, कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर 19 से लगातार
हम ही हैं, चाहे महिलाओं का अपमान रहा हो, चाहे महंगाई रही हो, चाहे बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज होता है राजधानी में उसकी लड़ाई रही हो, चाहे पुलिसिया स्टेट जो बना दिया है उत्तर प्रदेश में उसकी लड़ाई रही हो, सारी जो इम्पार्शियलिटी हो रही इस सरकार में, सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और ये जनता को तय करना है उत्तर प्रदेश में कि इन्होंने बेहतर किया है या बदतर किया है। हम यहाँ स्टूडियो में बैठ करके दावा नहीं कर सकते कि साहब हम 350 सीट जीत रहे हैं, वो कर सकते हो, भगवान हो तो करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में मतदाता भगवान है। हम अपनी बात कहेंगे और हम बताएंगे कि कैसे 15,000 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है आज भी, कैसे लोगों किसानों को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, 99% लोग उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला की गैस की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। पूछिए वर्मा जी से, कभी गांव में जाए, इनके विधायक महोदय गए थे करहापुर में, गंगा में कूदा दिया नाली में जनता ने। अभी जब जनता के बीच में जाएंगे तब मालूम होगा, इनको मालूम है जन्नत की हकीकत भाषण करें बैठ के भाजपा के लोग। अरे जवाब भी ले लीजिए, सबसे अराजक स्थिति उत्तर प्रदेश में जवाब उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता हमको जवाब नहीं चाहिए। मैं तो एक जनता हूँ, जवाब भी ले 23 करोड़ लोगों को जवाब दीजिए जाकर के, गाँव गाँव बताइए। जनता उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है कि वो जवाब को संतुष्ट है कि नहीं। आप वो 22 में बताएगी, 22 में बताएगी, अभी तो बताया जिला परिषद में आप तीसरे नंबर पर रहे, डकैती से आपने चुनाव जीता है, महिलाओं का नामांकन नहीं करने दिया है। जवाब जितना नहीं जब बटन दबेगी तब पता लगेगा क्या जवाब है जनता का। चलिए मैं ठीक है ब्रजेंद्र जी सवाल पूरे हो गए आपके, आपने कह लिया ना, फिर आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। आलोक वर्मा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहे हैं कि अमित शाह जब पहुंचते हैं तो कोविड मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं, माफिया राज को खत्म किया उसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन महंगाई का जिक्र क्यों नहीं किया, रोजगार का जिक्र क्यों नहीं किया? ये बड़े आरोप लगातार लग रहे हैं, तो इसका जवाब अब आप दीजिए। अरे आज 75 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं रंजना जी, 75 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, 105 रुपए लीटर पेट्रोल है। आईपी सिंह जी, मैंने भी यही सवाल लिया है। आईपी सिंह जी, मैंने भी यही सवाल लिया है। पूछिए, मैंने भी यही सवाल लिया है। महंगाई से मतलब यही है, रोटी, सब्जी, दाल, चीनी, शक्कर, पेट्रोल, डीजल, ये सब महंगाई में आता है। आईपी सिंह जी बोलने दीजिए, कैसे जवाब देंगे जब आप बोलते रहेंगे तो? आईपी सिंह जी, मैंने भी वही सवाल लिया है, आलोक वर्मा जी को बोलने दीजिए। कहिए आलोक जी। सुन रहा था, कांग्रेस के साथी को भी सुन रहा था और आईपी सिंह साहब को भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को भी सुन रहा था। पहले कांग्रेस के साथी का जवाब दे दूं, सिलेंडर के दाम पहले कांग्रेस के साथी का जवाब दे दूं, साहब की तरफ आऊंगा, आईपी सिंह साहब की तरफ आऊंगा। कांग्रेस के साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आलोक जी बोलिए आप। कांग्रेस के साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनसे मैं बस इतना कहूंगा कि रंज नेता को बहुत है मगर आराम के साथ। कभी देखिए ना प्रियंका गांधी जी को, कभी आप सलाह भी नहीं देते, पता नहीं क्यों। हालात जो उत्तर प्रदेश में आपके हुए हैं, जिस तरीके से विधानसभा से आप गायब हो चुके हैं, आपका संगठन खत्म हो चुका है। प्रियंका गांधी जी 1.5 साल में आई क्या, इससे पहले आई क्या? बहुत उम्मीदें थे उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देश को। निगाहें लगाए बैठे थे कि प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगी तो हालात बदल जाएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेसियों ने भी उम्मीद लगाई बैठे थे पूरे कांग्रेसी, आप भी उम्मीद लगाए हुए होंगे। लेकिन क्या हुआ, कोविड पीरियड आया, फिर वो महल में चली गई। राहुल गांधी जी का तो पता ही नहीं चलता, ना उनको अध्यक्ष बनना है, ना उनको नेता बनना है, राजनीति भी करना है। कभी वो जमीन पर उतरे दिखते हैं, कभी सोशल मीडिया पर उतरे दिखते हैं। तो राजनीति इस तरीके से नहीं होती, विपक्ष की राजनीति इस तरीके से नहीं होती। आपका जवाब आएगा, आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो जवाब ले लीजिए। केवल हिंदुस्तान की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं की जाती। हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कर्नाटक में सरकार बीजेपी ने गिराई, अवैध रूप से गोवा में सरकार बनाई, झारखंड में गिराने का षड्यंत्र चल रहा था। बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी का भारत के संविधान पर कोई विश्वास नहीं रह गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह हनन हो गया है। कोई जवाबदेही इसलिए चले जाएंगे क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, लोगों के साथ खड़ा होना आपको आता ही नहीं। आप टीवी स्टूडियो में कुछ बोल सकते हैं, ये महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये 22 करोड़ जो बेरोजगार
बेरोजगार हुए हैं, उस पर एक शब्द नहीं ठीक है, आलोक जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। देखिए, एक दूसरे को ओवरलैप करके अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जो सवाल भी आप पूछना चाह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। आलोक जी जो जवाब आप अपना पक्ष के तौर पर रखना चाह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। आप समझिए इस बात को, ये डिबेट है, ये कोई मंच नहीं है जहां पर आपको भाषण देने के लिए बुलाया गया। ये डिबेट है। आईपी सिंह जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए। यही सवाल मैंने भी लिया था और यही मैं दोहराऊंगी एक बार फिर से। ठीक है आईपी सिंह जी रुकिए, आपको रुकना होगा, रुक जाइए, आप रुक जाइए। सवाल नहीं समझ में आएगा ऐसे ओवरलैप अगर आप करेंगे। यही सवाल मैंने पहले भी लिया था, एक बार फिर से दोहराने, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों ने ओवरलैप करके जो बोला। आलोक जी, बड़ा सवाल यह है कि जनता के लिए बड़ी सौगातें लेकर गृह मंत्री पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने तमाम बड़े काम किए, उसका जिक्र भी उन्होंने किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस वक्त प्रदेश की जनता को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो ये कि महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, रोटी अनाज तेल चीनी शक्कर सबके दाम कम हो। उसको लेकर क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? उस रोड मैप का जिक्र क्या कभी किसी संबोधन में सुनाई देगा आने वाले समय में? आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे विद्वान साथी जो बैठे हैं सामने वो भी जानते हैं, और अगर उनकी सरकार भी होती तो उनके सामने भी इस तरीके की मुश्किल आती। पिछले 1.5-2 साल का जो वक्त है हिंदुस्तान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी, उत्तर प्रदेश उससे अलग नहीं है। मैं कहूंगा मेरे साथी थोड़ा साइलेंट हो जाएं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर वो उनके पास पूरा मौका होगा। ब्रजेंद्र जी रुक जाइए, आपके पास ही लौटूंगी, हिंदुस्तान की जनता ने उनको मौका आंसर लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। ब्रजेंद्र जी रुक जाइए। उतना ही स्थान लें, उतनी ही जगह लें, उतनी ही आवाज उठाएं जितनी जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारत की जनता ने हमको मौका दिया है, तो हमसे जवाब भी ले लीजिए। आपका जवाब बड़े बोलिए आलोक जी, बोलिए समय ज्यादा नहीं बोलिए। सेवा करने के लिए मौका बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जवाब सुनिए, जवाब नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। अरे जवाब सुनने के बाद आप बौखलाए हुए हम जानते हैं कि आप बौखलाए हुए हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने सारे समीकरण अपना लिए, आपने सारे मैथ के फार्मूले लगा लिए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री सब देख लिया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो मैं जान रहा हूं कि आप बौखलाए हैं। उत्तर प्रदेश में हार के चुनाव। रुक जाइए ब्रजेंद्र जी और आईपी सिंह जी, आपकी पार्टियां जनता का हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन जनता के सवाल ही जब मैं आलोक वर्मा जी से ले रही हूं आप ही के जरिए, तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। ब्रजेंद्र जी रुक जाइए, आईपी सिंह जी रुक जाइए, रुकिए आप दोनों। हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है, केवल झूठ बोलने के लिए हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। सब चुनाव के अगर मैं बोलूंगा तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये मंच केवल बेवजह की बातों से खत्म कर देंगे। इनको जवाब नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बहुत करने से जवाब दे दिया है। 2014 से उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देती रही है। 2014 से देख लें, 2017 देख लें, 2019 देख लें, और अभी 2020 का भी सम्मानित करना था विधान परिषद का, वहां पर देख लें। और जवाब दूर जाने की जरूरत नहीं, 2021 का चुनाव देख लें। समाजवादी पार्टी के साथ में सारा फार्मूला अपना लिया। किसके साथ नहीं गए, किसके साथ नहीं गए। कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन बनाया, कभी उनको लगा कि लोकसभा में चले आएंगे, मायावती के साथ चले आए, हाथी को साइकिल में बैठा दिया, साइकिल भी पंचर हो गई, हाथी को भाग गया, हुआ क्या? चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपी सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, अहमद खान साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं उम्मीद कर रही थी कि बहस एक प्रोडक्टिव बहस होती जहां पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के साथ विचार विमर्श हो पाता, बहस हो पाती, चर्चा हो पाती और जनता के सवाल को हमारे माध्यम से यहां पर उनके जवाब उन तक पहुंचा पाते। लेकिन अक्सर अपने आप को जनता का हितैषी बताने वाली जो तमाम पार्टियां किस तरीके से सिर्फ अपने आरोप यहां पर मढ़ती हैं, यह आपने बानगी इस चर्चा में भी देखी होगी। लेकिन जनता होने के नाते आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और उसी के आधार पर अपने वोट को कास्ट कीजिएगा। फिलहाल बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।